चलो आज हम लोग टैक्सेशन में कॉम्पोजिट स्कीम शुरू करेंगे। और ये कॉम्पोजिट स्कीम जो चैप्टर है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये एक ऐसा चैप्टर है जैसे हम लोग नॉर्मल जीएसटी में पढ़ा है ना अभी तक कि रेट ऑफ टैक्स कितना लगेगा, बोलो कितना कितना परसेंट का स्लैब, बोलो 5%, 12%, 18%, 28%। ये चार स्लैब है। अलग अलग कॉमोडिटी के ऊपर अलग अलग टैक्स लगता है। जैसा खाने पीने के ऊपर में 5% है। तुम देखोगे डोमिनोज में पिज्जा वगैरह खाओ तो 5% टैक्स है। एक्टिवा गाड़ी सब खरीदो शायद 28% टैक्स है। मतलब गाड़ी का दाम अगर 80,000 है तो हकीकत में गाड़ी का दाम में 64,000 है और उसके ऊपर 28% जीएसटी है। मतलब 20,000 के आसपास इंसान क्या जीएसटी देता है उसमें। तो अलग अलग चीज़ों के ऊपर क्या, किसी के ऊपर 5%, किसी के ऊपर 12%। जैसा फुटवेयर वगैरह है, ये तुम श्री लेदर से चप्पल लोगे या देखोगे कोई अच्छा शोरूम से शूज़ वगैरह लो, देखो उसका बिल में कितना रहेगा, 12%। तो सरकार अलग अलग कॉमोडिटी के ऊपर अलग अलग जीएसटी रेट लगा के रखा है और ये पूरा सरकार का शेड्यूल है। 5% के ऊपर में कौन कौन से कॉमोडिटी आएगा, 12% के ऊपर किस में, 18% किस में। हम लोग को अपना मन के मुताबिक चूज नहीं करना है कि नहीं 28 तो बहुत ज़्यादा वाला 5% कर ले, बिल काटने टाइम में 5। समझना है बात का, अपना मन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, नहीं सबका शेड्यूल अलग अलग से बना हुआ है। लेकिन ये वाला जो चैप्टर है कॉम्पोजिट स्कीम, इसमें सिंगल रेट है, बस 1% टैक्स, बस 1%। कितना देना है, सिर्फ 1%। चाहे तुम्हारा कॉमोडिटी 28% वाला है तो भी 1% देना है। चाहे तुम्हारा कॉमोडिटी 12% उसके ऊपर जीएसटी लगता है, अगर तुम कॉम्पोजिट स्कीम में अगर रजिस्ट्रेशन कराते हो तो तुमको सिर्फ 1% टैक्स देना है। अब 5% वाला भी सामान है तो भी उसके ऊपर कितना लगेगा, बोलो, तो भी उसके ऊपर में 1% ही जीएसटी है। अभी अगर इतना अच्छा चीज है तो अब बोलो कि जहां 12% देना उधर कितना देंगे, 1%। बाकी के 11% कंपनी के लिए फायदा है कि नहीं है, फायदा है। जहां पर 28% जीएसटी देना है, यहाँ कॉम्पोजिट स्कीम में सिर्फ कितना देगा, बोला 1%। तो 27% का क्या हो गया, फायदा हो गया। जब इतना ही फायदा होता है तो हिंदुस्तान का हर एक आदमी, हर एक बिजनेसमैन, KFC बोल लो या श्री लेदर बोल लो या जो भी डोमिनोज है, जो भी बोल लो, सब ये लोग कॉम्पोजिट स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराते कि नहीं कराता। अगर इसके इतना ही एडवांटेज होता तो इसका कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी है, जिसका वजह से ये इतना ज़्यादा फेमस नहीं है। इसका नहीं फेमस होने के पीछे वजह क्या है, देखो हम तो तन तनहा तो बिजनेस नहीं ना कर रहे हैं। का दुनिया में हम इकलौता आदमी जो बिजनेस कर रहे हैं, हम तो अकेला आदमी है नहीं है। मेरा आगे पीछे सबको बिजनेस कर रहा है, आगे पीछे सबको बिजनेस कर रहा है, बोलने लग क्या है, हम जो सामान बेच रहे उसके लिए तो हम सामान किसी से क्या है, खरीद के लाएंगे तभी ना। तो इसमें होता है क्या, यहाँ पर ही हम लोग सामान, हम बिजनेसमैन है, ठीक है, हम एक एंटिटी है, कंपनी है। हम जब सामान कस्टमर को सेल करेंगे, हम जब सामान कस्टमर को क्या करें, वो सेल करेंगे, तो उससे पहले हम लोग को सामान किसी और से परचेज करना होगा कि नहीं करना होगा। सेल करने से पहले तो भाई कहीं ना कहीं तुमको सामान क्या है, रॉ मटेरियल या कुछ भी तुमको खरीद के लाने होगा। तो तुम दूसरा आदमी से परचेज किए, इसका मसला देख लो किधर है। अगर ये इतना ही अच्छा होता ना तो पूरा आदमी का है 1% देता और क्या है, बम बम रहता, 14%, 28% का कहता है, झमेला ही देता। लेकिन अब देखो परेशानी, ये जो आदमी था, मान लो एक्स कंपनी, ये जो आदमी है, ये जो कंपनी है, ये जब इसको सामान बेचेगा तो इसको क्या बनाएगा, बिल बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ठीक है, ये आदमी इसको सामान बेचा, बिल बनाए, इसको बिल बनाए तो 1 लाख का सामान, उसके ऊपर जीएसटी कितना लगा है, बोलो 18%। तो 1 लाख का 18% कितना हो गया, 18,000। तो ये आदमी को टोटल पैसा, ये वाले एंटिटी को, इसको टोटल पैसा कितना देने होगा, 18,000, मतलब 1,18,000 देने होगा। अब फिर ये जब सामान, उसके बाद ये जब सामान कस्टमर को बेच रहा, ये भी जब सामान कस्टमर को बेचेगा तो ये भी बिल बना के बेचेगा कि नहीं, ये भी बिल बनाकर बेचेगा। तो ये बिल बनाया 1 लाख रुपया,
अब समस्या क्या है, ये जो आदमी है, ये आदमी कौन सा रजिस्ट्रेशन लेके रखा है बोला? कॉम्पोजिट स्कीम। जब तुम जीएसटी रजिस्ट्रेशन करोगे ना तो उसमें ऑप्शन आता है कि तुमको कौन से स्कीम के अंदर में जाना है, ठीक है। तो कॉम्पोजिट स्कीम में रजिस्ट्रेशन करके रखा, और कॉम्पोजिट स्कीम में नियम क्या बोला, कितना परसेंट टैक्स देना है? 1%। तो 1 लाख का 1% दिए तो कितना हो गया? 1,01,000 रुपया, ठीक है। अब मसला क्या है यहाँ पर ही, ये जो तुम 18,000 रुपये भी किसको देने हुआ? वाई एंड कंपनी को। ये 18,000 रुपये भी किसको देने होगा? वाई एंड कंपनी का। और ये वाला जो 1,000 रुपये ये भी किसका देने होगा? वाई एंड कंपनी का देने होगा। क्या वाई एंड कंपनी ऐसे बोल सकता है कि हम तो 18,000 रुपये सरकार को दे चुके हैं? ये वाई एंड कंपनी बोल सकता है हम 18,000 तो जब इससे खरीदा माल तो हम टोटल पैसे कितना दिए? 1,18,000। तब 1 लाख इसका दिया, 18,000 जीएसटी का दिया, तो ये तो 18,000 हम दे चुके हैं। ये वाला 1,000 रुपये इसके साथ क्या कर लीजिए? एडजस्ट कर लीजिए, जिसको बिजनेस में लोग क्या बोलता है? इनपुट। इनपुट बोलता है कि ये 18,000 रुपये का क्या मिलना चाहिए तुमको? इनपुट। इनपुट के मतलब होता है ये वाला जो जीएसटी आए ना सेल के ऊपर, इसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। ये जो जीएसटी का हम लोग आउटपुट जीएसटी, और ये जो हम लोग परचेज किया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तुम्हारा इनपुट जीएसटी। लेकिन बिल के ऊपर कभी भी आउटपुट और इनपुट लिखाता नहीं है। बिल के ऊपर क्या लिखाता है? जीएसटी या जीएसटी। उस बिल के ऊपर में आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी नहीं लिखते हम लोग कभी। तो ये आउटपुट हो गया, इनपुट। ये इनपुट मिलना चाहिए, मतलब 1,000 रुपया में से 18,000 क्या बोलेगा हमारा? माइनस कर देने। और 17,000 रुपये किस में आएंगे? नेगेटिव में। नेगेटिव का मतलब क्या होता है बोला? तो इनकम टैक्स में या जीएसटी में क्या होता है? नेगेटिव का मतलब रिफंड। मतलब तुम 18,000 ऑलरेडी दे चुके हो और तुमको देना कितना था? 1,000 रुपया। तो तुम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या बोलेगा? भाई हम तो 18,000 दे चुके, आप एक हेयर काट के मेरा 17,000 का कीजिए, वापस कर दीजिए। लेकिन तुम्हारा पैसा वापस होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? इसका पीछे का वजह ये है, ये जो कॉम्पोजिट स्कीम है, ये जो कॉम्पोजिट स्कीम है, इसमें पहला बात लिखा हुआ है कि अगर आप 1% के अगर टैक्स में आते हैं, अगर 1% के टैक्स में आते हैं तो आपको इनपुट नहीं मिलेगा कोई चीज का। आप जो भी सामान कहीं से परचेस करके लाइए, आप जितने भी जीएसटी का पैसा दीजिएगा उसका आपको इनपुट नहीं मिलने वाला है। मतलब ये जो 1% आएगा, ये पैसा तुमको डायरेक्ट गवर्नमेंट को क्या करने होगा? इसको जमा कर देने होगा आपको चुप से। आप सोचिएगा कि हम ये भी 18,000 का मजा ले और उल्टा बोले 17,000 वापस कीजिए, तो सरकार सर पैसा तुमको। हाँ, कॉम्पोजिट स्कीम नहीं रहा। मतलब कॉम्पोजिट स्कीम का बदले कौन सी स्कीम लेकर आ बोला था? रेगुलर स्कीम, जो पूरा हिंदुस्तान का आदमी यही वाला रजिस्ट्रेशन कराता। तो फिर तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जीएसटी 1% का बदले कितना आएगा? 18%। तुम जैसी रेगुलर स्कीम में गए तो ये 1% देगा कि 18 हो जाएगा। अब ये 18 हो जाएगा तो 1 लाख में 18 तो कितना हो गया? तो आउटपुट टैक्स कितना हो गया बोला? 18%। आउटपुट जीएसटी कितना हो गया? 18। और इनपुट जीएसटी कितना हो गया? 18। तो 18 माइनस 18 कितना हो गया? रिफंड आया कुछ? रिफंड नहीं आया। क्या तुमको अपना पॉकेट से भी 1,000 रुपया देना है? नहीं देना। जो इंसान ये सोचता है ना कि हम तो 18% का बदली खाली 1% देंगे, वो क्या फायदा है भाई? तेरे वो भी 1% तेरे लिए क्या नुकसान है? वो भी तुम देखो, देखो 18 लगा, क्या इसके पास से कुछ गया? नहीं गया। वाइन कंपनी के पास से कुछ गया? 18, एक का बदले 18 लगा। लेकिन अगर तुम रेगुलर स्कीम में, तो ये 18,000 का तुमको इनपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये 18,000 का तुमको इनपुट मिलेगा। लेकिन यही तुम अगर कॉम्पोजिट स्कीम में करते हो तो तुमको ये 18,000 का कोई इनपुट नहीं मिलेगा। तुमको चुप से 1,000 रुपया टैक्स सरकार को क्या जमा करने होगा। हाँ, ये इनवॉइस इसको बेच रहा। हाँ, वाई कंपनी देगा। मतलब मान लो कस्टमर दिया भी है 1,000 रुपया, तो भी वो इनपुट का फायदा उठा नहीं सकता। जैसे ये भी 18,000 रुपया कौन देगा? कस्टमर देगा। तो ये 18,000 अपना पॉकेट में क्या करेगा? रख लेगा। वाइन कंपनी अपना 18 क्या कर रख लेगा? ये इसलिए रख लेगा, बोलेगा हम तो पहले 18,000 रुपया गवर्नमेंट को क्या दे चुके। तो यही तो फायदा है रेगुलर स्कीम का। तो सर फिर कॉम्पोजिट स्कीम का जब ऐसा आप बुराई कर रहे हैं
तो फिर इसको लेता कौन है? इसको लेने वाला आदमी। इसको लेने वाला आदमी कौन है बोलो? ये जिससे सामान परचेज कर रहा है वो अनरजिस्टर्ड पार्टी। कौन पार्टी है बोलो? अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड मतलब ये जिससे सामान परचेज कर रहा है उसका पास खुद ही जीएसटी नंबर नहीं है, उसका पास खुद ही जीएसटी नंबर। तो ये इसको कितना रुपया माल बेचेगा? 1 लाख रुपए में। उसके पास जीएसटी नंबर ही नहीं है तो जीएसटी लगा सकता है? लगा ही नहीं सकता। अगला आदमी कितना है जो जीएसटी नंबर है जिसका पास 10 में 2 बिजनेस मैन का पास जीएसटी मिलेगा, बाकी 8 आदमी का तन तना रब बना वाला जिंदगी काट रहा। जो होगा देखा जाएगा बाद में। इसको नहीं बोलते नहीं तन तना रब बना, जो होगा जब होगा तो का है दिखा, पकड़ेगा ना पकड़ ले, क्या कर लेगा ऑफिसर? कुछ आदमी लोग का ऐसा भी एटीट्यूड होता है, पकड़ लेगा पकड़ ले, बोले कुछ नहीं मेरे पास। कुछ बिजनेसमैन लोग होता है जो होगा देखा। तब ये वाला आदमी जीएसटी नंबर लेके नहीं रखा, तो जब लेके नहीं रखा जब इसको बिल बनाएगा तो जीएसटी लिखेगा 18,000, तो खाली कितना बिल बनाएगा? 1 लाख रुपये। तो इसको देने कितने होगा? 1,18,000 के 1 लाख, 18,000 तो बच गया इसका पास। अब फिर ये क्या लेके रखा बोलो? कंपोजिट लेके रखा तो कितना बिल बनाएगा? 1%। तो 1 लाख और 1,000 कितना? 1,01,000। तो इसको जमा कितना करने होगा? 1,000। तो इसका 17,000 बच गया कि नहीं बच गया? ये 17,000 कब बच जाएगा? जब ये पार्टी अगर अनरजिस्टर्ड है तब। लेकिन तुम जहां बिजनेस कर रहे हो, तुम जिससे सामान परचेज कर रहे हो और जिसको तुम वो सामान सेल करना है, अगर ये भी रजिस्टर्ड है, खरीदने वाला आदमी रजिस्टर्ड है, बेचने वाला आदमी रजिस्टर्ड है, तुम एक तो वाहिद कंपोजिट स्कीम लेगे, तुमसे बड़ा बेवकूफ बनेगे। तुम्हारे लिए कंपोजिट तभी फायदेमंद होगा जब खरीदने जिससे तुम परचेज किए उसके पास भी जीएसटी नंबर नहीं है, और तुम्हारा जो कस्टमर लोग है वो लोग भी सब लोकल कस्टमर है। 100 रुपये चप्पल, 200 चप्पल, 50 रुपये चप्पल ऐसे लेके जा रहे हो तो उसका पास जीएसटी नंबर होगा। जैसा मान लो ना हम ही तुम जाते हैं दुकान में खरीदने के लिए तो हम लोग अपना जीएसटी नंबर देते हैं, या तुम लोग जाते हैं तो क्या बोलते हम मेरा जीएसटी नंबर लिखेगा? कि तुम लोग सोच रहे हैं कि क्यों क्या फायदा जीएसटी नंबर लेके? चलो साल में 2 बार चप्पल लेना है 200 रुपये का, और जीएसटी नंबर का 75 रुपये खर्चा करके क्या फायदा? खाली इसको बनाने से नहीं होता है, इसको हर महीने मेंटेन भी करने होता है। इसका रिटर्न भरो, उसका वो करो, अकाउंटेंट रखो, तो सब में भी खर्चा है कि नहीं है? तो तुम 2 साल में 2 बार चप्पल खरीदोगे, उसके लिए तुम 50-100 रुपये जीएसटी बचाने के लिए इतने रुपये खर्चा करोगे, हर महीना टेंशन कौन पालेगा? तो हम लोग जो हो गए लोकल कस्टमर हो गए, तो हम लोग के लिए जीएसटी है नहीं है। तो लोग किसका बेच रहा है? अनरजिस्टर्ड पर्सन लोग का। और जिससे ये खरीद रहा मान लो वो भी फालतू है, मतलब उसका पास भी कोई कागज पत्तर सामान। हम तो इतने इज्जत से बिल बना के दिए अभी बोर्ड में भी। बहुत आदमी लोग का बिल जानते हो कैसा होता है? बस इतना बड़ा भी कागज हो गया तो बहुत बड़ा बात हो गया। इसी में लिख देगा 10,000 पीस 250 रुपया करके 2.5 लाख रुपया। लीजिए पैसा दीजिए 2.5 लाख रुपये। 2.5 लाख का बिल बड़े इतना छोटा सा कागज में हो जाएगा उसका। ठीक है, तो हम फिर भी तो इज्जत से बहुत बड़ा बिल का हम बना दिए बोर्ड में। नहीं तो बहुत आदमी लोग का पूरा कारोबार नहीं छोटा सा पर्ची में का चलता है। तब ये सब आदमी लोग सब का हो गया, इस लोग सब अनरजिस्टर्ड है। ये लोग का 2-2 लाख 2.5 लाख 3 लाख सब कारोबार का वैसे ही चल रहा है। तो अगर तुम जिससे खरीद रहे अगर वो भी अनरजिस्टर्ड है और तुमको जिसको बेच रहे हो वो भी अनरजिस्टर्ड है, मतलब हम लोग जैसा तुम हम लोग का होगा अनरजिस्टर्ड, कि हम लोग के पास जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नहीं तो तुम जिससे खरीद रहे वो भी अनरजिस्टर्ड, जिसको बेच रहे वो भी अनरजिस्टर्ड, तो तुम कंपोजिट स्कीम क्या है तब तुम्हारे लिए फायदा का सौदा 1%। लेकिन तुम खरीद रहे हो रजिस्टर्ड से तो जीएसटी लगा के क्या देगा, तो देगा तो तुमको क्या उसके 1,18,000 रुपये क्या देने होंगे। समझ में आए बात? ये एक बात हुआ, जीएसटी का फायदा बताया और डिसएडवांटेज बताया। ऐसे ही इंसान को सोचने पड़ता है कि हमको जीएसटी लेना है कि हमको जीएसटी नंबर नहीं लेना है। तो ये मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज़ है जो तुमको बोला। अगर तुम तन तना हो तो तुम जीएसटी नंबर तुम फिर कंपोजिट में रजिस्टर्ड करा, ठीक है। अब लेकिन अब दूसरा बात, क्या सर ये भी कंपोजिट स्कीम में भी जीएसटी नंबर ही मिलेगा? ये देख के कौन नहीं बोल सकेगा कि कंपोजिट स्कीम है? जैसा नॉर्मल जीएसटी नंबर होता है 19A जीपे जो भी तुम्हारा रहता है, रेगुलर स्कीम का जीएसटी नंबर कंपोजिट स्कीम का दोनों का सेम, कोई भेदभाव नहीं है देने में। वो अंदरूनी भेदभाव है, मतलब जो एंट्री होगा कंप्यूटर में उसमें होगा बस, बाकी ऊपर से दोनों का लगेगा तुम्हारा सेम है। अब दूसरी बात
अगर ये बिजनेसमैन है, इसको सामान, ये जो वाइन कंपनी है ना, ये वाइन कंपनी, ये जो वाइन कंपनी है, ये जो सामान सेल कर रहा है ना, वो ये जो सामान सेल कर रहा है, वाइन कंपनी मान लो कहाँ पर है तुम्हारा, कोलकाता में, ठीक है। ये पगला सामान बेच रहा है आसनसोल, बर्दवान, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, मेदिनीपुर, ईस्ट मेदिनीपुर, वेस्ट मेदिनीपुर, जो भी सब है। इसका नाम लिख दो, क्या नाम है, एम से मुर्शिदाबाद, फेमस जगह मुर्शिदाबाद। इसका एक सारा कस्टमर लोग यहाँ का, ठीक है, गांव देहात का सब कस्टमर है। उसके बाद इसका कुछ कस्टमर है आसाम, गुजरात, ठीक है, ऐसा इसका कस्टमर है। आसाम, गुजरात, बिहार, ऐसा इसका कस्टमर है। तो ये कुछ सामान अब जो बिल बेच रहा है, कुछ ऐसा कस्टमर है, कुछ ऐसा। तुम बोलो ये जो कस्टमर है आसनसोल, बर्दवान, पुरुलिया, मुर्शिदाबाद, इन लोग सब कहाँ है? बंगाल का अंदर है कि बंगाल का बाहर है? बंगाल का अंदर ही है। तुम कभी भी ऐसे मत मिलाओगे, कोलकाता से तो बाहर हो गया, पर कोलकाता से बाहर का मसला नहीं है। कोलकाता कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। और ये सब का सब तुम्हारा कहाँ पर है बोलो? वेस्ट बंगाल में। तो जब वेस्ट बंगाल का सामान वेस्ट बंगाल में ही बेचेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बोलो तो? इंट्रा स्टेट सेल, ठीक है। लेकिन जब तुम सामान इन लोग को बेचोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बोला? इंटर स्टेट सेल, इंटर स्टेट सेल, ठीक है भाई, इंटर स्टेट सेल और इंटर स्टेट सेल। अब मसला ऐसा है, तुम लेकर क्या स्कीम करके रखे हो बोला था? तुम कौन सा स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराए? तुम कॉम्पोजिट स्कीम में। कौन से स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराए तुम? कॉम्पोजिट स्कीम में। अब कॉम्पोजिट स्कीम का हम क्या बोला, कुछ फायदा है तो क्या है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। अगर सभी फायदा होता तो पूरा हिंदुस्तान का है, डोमिनोज, पिज्जा, KFC, श्री लेदर, बाटा सब क्या कराता है? कॉम्पोजिट ही कराता। जब ये इतना ही खूबसूरत होता था, इसमें कुछ ना कुछ हिडन बद खूबसूरती छुपा हुआ कॉम्पोजिट के अंदर में। तो एक तो तुमको बता ही दिया, अब दूसरा बता दे रहे खाली। देखो बुक में तो सेंटेंस होगा, तुमको क्या लगेगा थ्योरी है, लेकिन ये थ्योरी नहीं है। जब क्लाइंट लोग से बात किया जाता है ना, तो तुमको ये सब बात बताना पड़ता है। क्योंकि तुमको ही नहीं मालूम रहे, तुम उसको नहीं बताओगे, तुम उसको खाली हरियाली हरियाली बता दिया, उसको दूसरा नदी का दूसरा तरफ का कहानी नहीं बताया, वो कॉम्पोजिट ले लेगा। और अगर वो सामान बेच नहीं पाएगा और तुम फिर बोलोगे नहीं नहीं आप आसाम में नहीं बेच सकते, GST रजिस्ट्रेशन, बेचारा ट्रेड लाइसेंस बना लिया, प्रोफेशनल टैक्स बना लिया, करंट अकाउंट खुला लिया, GST नंबर ले लिया, इतना रुपया खर्चा कर दिया, अकाउंटेंट रख लिया। अब वो अगर अपना सामान आसाम, गुजरात, बिहार में सेल कर सकता है। कॉम्पोजिट स्कीम में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि तुम इंटर स्टेट सेल नहीं कर सकते हो। तुम इंटर स्टेट सेल, तुम अगर बंगाल का बंगाल में बेचोगे तभी तुम कॉम्पोजिट स्कीम तुम्हारे लिए क्या है, वैलिड है। उसके अलावा इंटर स्टेट सेल तो तुम क्या कर ही नहीं सकते। अब तुम ये बात अगर अपना क्लाइंट को तुम बताए ना, अब तुम बोलो 2 महीना बाद वो तो GST नंबर ले लो, क्या सकता होगा, GST ले लिया, जिधर दिल करेंगे उधर सामान बेचेंगे। दुनिया का जो कोना दिल करेगा उधर बेचेंगे। भाई दुनिया का तो कोना छोड़ो, तो इंडिया का कोना नहीं बेच सकेगा तो दुनिया का कोना कहाँ से बेचेगा? तो ये बात तुमको उसको क्या बता देना होगा। देखिए आप ले रहे हैं, हंसी खुशी ले रहे हैं, लेकिन आप एक बात याद रखिए कि आसाम, गुजरात, बंगाल का बाहर आप सामान, ये बिल, ये जो कॉम्पोजिट बिल होगा, जिस कॉम्पोजिट वाला 1% वाला, ये बिल दूसरा स्टेट में नहीं चलेगा, तुमको इसी स्टेट में खाली बिल का चलेगा। तो ये हो गया तुम्हारा क्या है, दूसरा डिसएडवांटेज। तुमको अगर कारोबार तुमको ऐसा लग रहा है कि हम जिंदगी में बंगाल का बाहर जा ही नहीं सकेंगे, तुमको लग रहा है मेरा तो जिंदगी शुरू होता है बेग बगान में, खत्म हो जाता है बेग बगान में, तो तुमको कलकत्ता का भी, तो तुम कलकत्ता का बाहर ही नहीं जा रहे, तो बाकी मुर्शिदाबाद, आसनसोल, पुरुलिया तो क्या छोड़ दो। फिर भी कॉम्पोजिट स्कीम में क्या तुमको इतना बड़ा बंगाल पूरा पूरी दे रहा कारोबार करने के लिए, और तुमरा सुबह ही हो रहा तोसिया, रात ही हो रहा तोसिया,
माल उधर ही का उधर ही सब बिक्री हो जा रहा है। भाई तुम्हारा तो कलकत्ता का बाहर हुगली भी नहीं जा रहा, हावड़ा भी नहीं जा रहा, तो तुम कॉम्पोजिट स्कीम ले सकते हो कि नहीं? ले सकते हो। लेकिन तुम्हारा माल हावड़ा भी जा रहा, पुरलिया भी जा रहा, आसन, तुमका इतना बड़ा बिजनेस है, ट्रक का ट्रक माल इधर भी जा रहा, और कुछ ट्रक का माल कहाँ जा रहा, गुजरात में जा रहा, मान लो इतना नाम हो गया, तो फिर तुम्हारे लिए कॉम्पोजिट स्कीम चलेगा? फिर नहीं चलेगा। फिर तुमको इसके लिए क्या लेने होगा बोलो? रेगुलर स्कीम। इसके लिए क्या लेने होगा बोलो? इसके लिए क्या लेने होगा बोलो? कॉम्पोजिट स्कीम। समझ में आई बात? अब एक तो और भी बात बता दें। हाँ, कॉम्पोजिट रेगुलर दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तुम पहले अपना इस्तेमाल देख लोगे, तुम बिजनेस खोल ले, तुम्हारा सामान कहाँ बिक्री होने वाला है। जैसा बहुत आदमी लोग स्विगी जोमेटो कर रहे हैं, जो लोग जैसा जमजम है, ये सब जो भी है, आदिल बिरयानी, सब टाइप का जो भी बिरयानी का दुकान है, ये लोग जो भी बिरयानी बेच रहे, लोग कहाँ बेच रहा बोलो? इधर का बिरयानी ले आकर गुजरात में बेच रहा है कि बेग बगान का ब्राइड स्ट्रीट का बिरयानी सब इधर ही उधर होगा का? हाँ हाँ, एकदम ऑलवेज वेलकम। सरकार बोल रहा है आइए, आपका तहे दिल से स्वागत है उसके लिए। अगर आप कॉम्पोजिट में करवा लिए इधर, आप जब आप जिंदगी शुरू किए तो उस टाइम में आप छोटा बच्चा थे, नन्हा मुन्ना थे, मम्मी लोग कहाँ था, मम्मी इधर जा उधर जा, तो उस हिसाब से तुम ले लिए। लेकिन उसके बाद तुम्हारा आँख खोला कि नहीं यार, अपना सामान तो इधर भी क्या बेच सकते, तो तुम कॉम्पोजिट में करा के बाद में रेगुलर में कन्वर्ट क्या हो सकते हो। और इवन रेगुलर में करा के तुम्हारा कारोबार बढ़ा था, तुमको दोस्ती यारी धोखा देती, वो आसाम गुजरात सब रख ली, तुम वही हिस्सा में खाली गिर गया आसनसोल भरदवान। जब बिजनेस शुरू किया था दो दोस्त मिलके या दो रिश्तेदार मिलके, तुम बोले भाई तो हम बंगाल देख रहे थे, बंगाल का बाहर देख, वो बंगाल का बाहर ऐसा देखी इसके तुमको दोबारा दिखने का मौका ही नहीं दीजिए वो इतना हेवी तरीके से तुम्हारा रिश्तेदार देख ली, तो उस टाइम में तुम तो रेगुलर स्कीम लिए। लेकिन अब जब तुम लोग दोनों अलग अलग हो गए, तो तुम बोले भाई देख भाई, हम मेरा तो बाहर का काम ही नहीं है, तो इतना झमेला पाल के क्या फायदा 18% का, उससे अच्छा हम 1% का झमेला पालेंगे। तो पहले तुम अगर रेगुलर लिए तो बाद में भी कॉम्पोजिट क्या कर सकते हो, और कॉम्पोजिट लिए तो बाद में भी रेगुलर क्या कर सकते हो। ठीक है, सरकार एकदम दोनों तरफ का दरवाजा खोल के रखा है। हाँ, एक क्या, वही वही जा रहे बताने के लिए। बस ये अभी जो वाई एंड कंपनी है, ये सोच रहा काश ऐसा कुछ स्कीम होता सरकार का कि हम एक ही कंपनी, वाई एंड कंपनी, कॉम्पोजिट भी लेके रखे, रेगुलर भी लेके रखे, दोनों जब भी वाला करेंगे तो 1% में बेचेंगे, और जब भी वाला 18% में का तब 18% में बेचेंगे। अगर तुम रेगुलर में लोगे तो दोनों 18, और कॉम्पोजिट लोगे खाली ये तो तुम 1% लगा के क्या बेच ही नहीं सकते। तो सोच रहा कुछ ऐसा इस दिमाग लगाया जाए कि जिससे बोला नहीं जा, आदमी सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे वाला, तो दिमाग का लगा रहा। एक कंपनी का एक पैन नंबर होगा, जैसा एक आदमी का एक पैन नंबर होता है, वैसे एक कंपनी का क्या एक पैन नंबर होगा। तो एक पैन नंबर से तुमको दो अलग अलग जीएसटी नंबर, अलग अलग मतलब अलग अलग स्कीम का तो नंबर नहीं मिलेगा, या तो तुम रेगुलर स्कीम लो या तो कॉम्पोजिट। तो ये तो सरकार ऑप्शन ही खत्म कर दिए कि सेम पैन नंबर से तुम दो जीएसटी नंबर ले नहीं सकते हैं। तो तुम दिमाग लगाए, रुक, एक तो करेंगे वाई कंपनी, एक तो क्या करेंगे वाई एंड कंपनी, और एक तो क्या करेंगे वाई जेड एंड कंपनी। आइडेंटिटी चेंज कर दिया, तो तुम अगर आइडेंटिटी चेंज कर दोगे तो सरकार देखने जा रहा है आइडेंटिटी चेंज, इसका पैन नंबर अलग और इसका पैन नंबर क्या हो गया अलग हो गया। तो ये वाला पैन नंबर में क्या किया तुम कॉम्पोजिट लिए, ये वाला पैन नंबर में क्या लिए तुम रेगुलर ले लिए। तो तुमको अगर बंगाल के अंदर बेचना है तो 1% लगा के बेच रहे, अब बंगाल का बाहर बेचना तो क्या कर रहे हैं 18% वाला बेच रहे। और तुम जिससे सामान परचेस कर रहे हो, अगर वो आदमी तुम्हारा रजिस्टर्ड है, तो तुम उसको क्या बोल रहे हो भाई देख वाइन कंपनी का नाम में बिल नहीं फाड़ेगा, तो किसका नाम में बिल फाड़ेगा बोल वाई जेड एन कंपनी का नाम में। क्योंकि अगर इसको 18,000 रुपये तुम दे के खरीदते हो और तुम कॉम्पोजिट स्कीम में हो, तो इसका इनपुट तुमको मिलेगा नहीं मिलेगा। तो तुम क्या बोल रहे हो, ये आदमी क्या बोल रहा है कि देख हम दो कंपनी बना के रखा है, जब भी बिल काटेगा हमसे एक बार फोन करके पूछ लिया किसका नाम में बिल काटना है। ऐसे ही होता है हकीकत। तो बोल रहा है किसका नाम में बनाने के लिए वाईजेड एंड कंपनी का नाम में, तो किसका नाम में बिल बना लिया वाईजेड। तो ये भी 18,000 के इनपुट का भी मजा ले लिया
और कंपोजिट के मजा ले लिया, दोनों मजा ले लिया। तो ऐसे करके तुम कंपोजिट स्कीम क्या है, हाँ फिर नॉन रजिस्टर्ड, अब नॉन रजिस्टर्ड आदमी तुमको बहुत मिलेगा। कितना ही आदमी है जो जिसका पास जीएसटी नंबर है, बोलो। हम तो बोला भाई 2.5 लाख का बिल बनता है, इतना छोटा है, बस मुंह से ही सब काम है। फिर जाते बिल बिल करो तो क्या बोलेगा ना, नहीं लेनी होगा आपका सामान, अब चले जाइए। तुम उसको बोल रहे भाई जो आप सादा कागज चिरकुट दिए हैं, इसमें ना आपका नाम लिखा हुआ है, ना एड्रेस लिखा हुआ है, ना फोन नंबर लिखा, कुछ तो नहीं लिखा हुआ, खाली सादा कागज। और ये वाला में क्या होगा, सब कुछ होगा लिखा हुआ, और इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। अभी आदमी डर रहा है कि साला ना कंपनी का नाम है, ना वो आदमी का नाम है, ना एड्रेस है, फोन नंबर है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ये बोल रहा कुछ तो लिख दीजिए, ये क्या बोल रहा, अब लेना है ले, नहीं तो जा। 2.5 लाख का सामान, ट्रक से माल उतार इसका, ट्रक से माल उतार इसका। तुमको इतना ही भी हड़का देगा तुमको, छोड़ो छोड़ो छोड़िए बस, छोड़िए ट्रक में रहने दीजिए। तुमको इतने भी हड़का देगा, तुम क्या बोलेगे, ठीक है 2.5 लाख रुपये आपको क्या मिल जाएगा। तो इन लोग का पास ना, जाहिल आदमी लोग का जो क्या बोला जाए, अनएडुकेटेड इलिटरेट पर्सन, उन लोगों का पास ना बात बहुत हेवी है। ठीक है, चलो यहाँ पर हम लोग कहाँ बोल रहे थे, हाँ चलो अब सुनो बात यहाँ पर ही। तो कॉम्पोजिट स्कीम का भी तुमको अगर मजा लेना है, और रेगुलर स्कीम का भी तुमको मजा लेना है, तो तुमको क्या करने होगा बोला, एक कंपनी बनाओ जिसका जीएसटी नंबर लो कॉम्पोजिट स्कीम का नाम में, फिर एक कंपनी बनाओ जिसका रजिस्ट्रेशन लो रेगुलर स्कीम का नाम में। तुम कॉम्पोजिट का भी मजा लो, हर का है रेगुलर स्कीम का ही मजा लो। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाता है कि तुमको अगर 2 स्कीम में अगर फॉलो करते हो, 2 कंपनी बनाते हो, तो 2 कंपनी बनाने के लिए 2 ट्रेड लाइसेंस बनाने होगा, 2 प्रोफेशनल टैक्स बनाने होगा, 2 करंट अकाउंट खोलने होगा, समझ बात, अकाउंटेंट रखने होगा, अलग अलग सबका फाइल मेंटेन करने होगा, इधर का पैसा उधर, उधर का पैसा उधर, पूरा का मेंटेन करने होगा। खाली अकाउंट खोल लेने से और नाम 2 अलग अलग खोल लेने से तुम्हारा काम नहीं होगा, तुम बस सब चीज़ 2 अलग अलग का है। तो तुम देख लोगे, अगर तुम्हारा फायदा इन टर्म्स ऑफ जीएसटी अगर ज़्यादा हो रहा है तो इंसान 2 का है खोल लेगा। आज तुम सोच रहे कि मैं साल में तो कभी कदार 12 महीना में 1-2 ही बार खाली नवंबर दिसंबर में और शाम गुजरात जाता है, पूरा 10 महीने इधर ही बेचते हैं। तो क्या जरूरत 2 महीने के लिए इतना 2 रजिस्ट्रेशन और इतना रुपया खर्चा करने का। तो एक बिजनेसमैन बहुत सारा बात सोच के दोनों स्कीम क्या है, हाँ रेगुलर है तुम्हारा दोनों तरफ, तो तुम आसाम गुजरात का है अलग ले लो। क्योंकि देखो अलग मेंटेन करने के लिए हम क्या बोला, अलग कंपनी का ट्रेड लाइसेंस, अलग पैन कार्ड, अलग प्रोफेशनल टैक्स सर्टिफिकेट, फिर अलग करेंट अकाउंट। तुम एक ही का नाम में दोनों का पैसा तुम घुसा सकते नहीं, तुमको 2 के लिए दोनों के लिए अलग अलग करेंट अकाउंट क्या है, समझ में आ रहा बात। तो इसलिए तुमको अगर ज्यादा रेगुलर है तो तुम कर सकते हो, अन्य तो क्या है एक ही में कर लो। क्लियर है बात। अब हम लोग फिर हम लोग अब क्या करेंगे बोले, एक बात और बताना है कि कब कॉम्पोजिट स्कीम कितने टर्नओवर से अगर पार हो जाता है तो फिर तुम कॉम्पोजिट स्कीम ले नहीं सकते हो। ठीक है, ये बात अगला में रिकॉर्ड कर देते इसको।